देवली, उनियारा, सलम्बर और रामगढ़ में जीत हासिल की है। वहीं दौसा में कांग्रेस और 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी को जीत मिली है। इस बार के उपचुनाव में बीजेपी ने मिथक तोड़ा है और पहली बार किसी सत्ता दल ने इतनी ज्यादा सीटें जीती हैं और अपनी इस जीत से बीजेपी उत्साहित है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का भव्य स्वागत किया गया। उपचुनाव के रिजल्ट से भजनलाल शर्मा और मदन राठौर दोनों का आलाकमान की नजरों में अब कद बढ़ा है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की है। ये नतीजे भजनलाल शर्मा और मदन राठौर का आलाकमान के सामने कितना कद बढ़ाएगा और कांग्रेस इस उपचुनाव में क्यों डाउन हुई है, वहीं आरएलपी और बीएपी दल भी क्यों नहीं इनकी दाल गली। और आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला हुआ है और रीति बदले, रिवाज बदले, नियम बदले, कानून बदले, राजस्थान में बहुत कुछ बदल गया है। अब भजनलाल शर्मा का कद भी कितना ज्यादा आलाकमान की नजर में बढ़ा है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो क्यों बैकफुट होती जा रही है, कांग्रेस देश से गायब होती जा रही है क्या? अब चाहे वो आप झारखंड की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, कांग्रेस कहां है? क्यों कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही? ये सवाल उठता है। क्या सवाल इसलिए उठता है? सवाल गंभीर है। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में मायावती की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को ये विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें ये जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी वाला दिन है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अन्य प्रदेशों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। वही ग्राफिक्स के टैली भी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए जो है वो 233 पे, इंडिया 49 पर। और सिर्फ झारखंड की अगर बात करें, झारखंड यहाँ बीजेपी 25, कांग्रेस 55 और अदर 1। यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यानी मोदी मैजिक तो चला ही है और यहां पर भजनलाल
शर्मा का भी मैजिक चल गया है, क्योंकि 11 महीने का सुशासन जनता को रास आया या नहीं। अब इससे पहले विपक्ष ने कुछ भी आरोप लगाया हो, प्रत्यारोप किया हो, वो अलग की बात है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अगर राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप न हो तो ये राजनीति नहीं होगी। लेकिन इस बार जनता ने काफी चीजें स्पष्ट की हैं। जनता ने कहा है कि वोट से चोट किया है, यानी जनता को बीजेपी की रीति नीति, कल्चर, काम करने का ये सब पसंद आ रहा है। क्योंकि चाहे कोई भी वादे दावे कुछ भी आप करिए, लेकिन आज की जो सत्यता है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है और 1 सीट पर कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, 1 सीट पर सिमट गई। अब लगता था कि हो सकता है कि कांग्रेस अच्छा करे, कमबैक करे, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पा रही है। इसके लिए चलिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय करते हैं और वजह जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। राजेश कटारा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी हैं। दोनों का, मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश कटारा साहब मैं आपसे करना चाहता हूं। उम्मीद की जा रही थी कि आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, 7 में से कम 3-4 तो ले आएंगे, लेकिन सीट ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, कांग्रेस एक सीट पर ही रह गई। क्या वजह है, क्या देख रहे हैं कि जनता ने आपको विश्वास फिर से नहीं किया आप पर? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले मैं उन जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देना चाहता हूँ। चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, वो जीते और जो जनता ने जिससे उनको समर्थन दिया है उस समर्थन पर खरे उतरे और वादों की बात ना करके और काम करें। जी बिल्कुल। दूसरा, जीत की बात हम करेंगे। दौसा में पूरी, अभी कहा था कि एकजुट होकर पार्टी लड़ी, तो क्या दौसा में एकजुट होकर पार्टी नहीं लड़ी? दौसा को बीजेपी ने अपना अहम बना रखा था, उस अहम का क्या हुआ? इतनी बड़ी साख दाव पर लगी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी 2-3 बार वहां गए, रैलियां करी। खुद किरोड़ीलाल मीणा जी पूरे राजस्थान को छोड़ करके दौसा में उन्होंने काम किया और उसमें हार का मोह देखना पड़ा उस जगह। और फिर हारने के बाद खुद प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी ने यह कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो इस तरह की बातें ये आई है। ये 7 सीटों पर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, 7 में से 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए हैं। तो ये ऐसे जनता, सत्ता है, सत्ता का फर्क पड़ता है, जनता समझती है तो सत्ता के साथ में। बाकी ऐसा नहीं है कि इतना इनको कोई बहुत बड़ा बहुमत मिला हो। आप झारखंड में देखिए, झारखंड में सरकार कांग्रेस की बनी रही है। तो ये छोटी छोटी बातें और इनको काम करना चाहिए। इस 11 महीने की बात कर रहे हैं, अभी 6 महीने बाद इलेक्शन हुआ था राजस्थान में, 50% सीटें इनकी खिसक चुकी। मोदी जी की 50% सत्ता राजस्थान से जा चुकी कांग्रेस के शासन में। तो ऐसे इनको क्या है, थोड़ा सा काम करना चाहिए। ये जीत ठीक है, जीत हार होती है, जनता किसके साथ जाती है, जनता माई बाप है, जिसको समर्थन देती है वो मानना पड़ेगा। बाकी की इतनी कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए जिससे इनको कोई वापस जनता फिर समर्थन ना। चलिए ठीक है। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, और फिर इसके बाद इस जीत पर आप क्या कहेंगे? अगर ये कहा जाए आज जो है बीजेपी डे है, बीजेपी वाले हर जगह कमल खिलाए हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड में भी ठीक आपका प्रदर्शन है। 25 सीटें अभी हमारे टैली में जैसा कि दिख रहा है। सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया, लड्डू खूब बटेंगे, अब तो बट रहे होंगे और आपने खा भी लिया होगा। सिर्फ लड्डू ही नहीं, राहुल गांधी जी की फैक्ट्री से जलेबियां भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि राजनीतिक दुकान तो उनकी चल नहीं रही, क्या पता जलेबी की दुकान चल जाए। खैर, मजाक इतर है। ये जीत का श्रेय जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को है, जनता को है, जनता जनार्दन को है, जिसने हमारी रीति नीति और प्रगति का जो हमारा विजन है उसके ऊपर विकास की जो मोहर है वो उन्होंने लगाई है। जनता ने, कांग्रेस का काम हमेशा झूठ परोसना रहा है, कांग्रेस हमेशा झूठी परोसती आई है। लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ भांति भांति प्रकार का झूठ इन्होंने परोसा, मगर जनता को उसके ठीक बाद में समझ में आ गया कि कांग्रेस के पास में केवल बांटो और राज करो और झूठ बोलो और नाश करो लोगों का, इसके अलावा और कोई नीति नहीं है। तो ये जो जीत हुई है, ये उन सपनों की जीत हुई है जो जनता ने इस 10 महीनों के अंदर राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गति और प्रगति की सरकार थी उसके ऊपर, झारखंड में भी जो 25 सीटें आपके इसमें दिखा रही हैं,
ये भी उन आदिवासियों की जीत है। ये सारी ही सीटें जिसपे भी हमारे रुझान आ गए हैं या जिसमें परिणाम आ चुके हैं, चाहे यूपी की 7 सीटों की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 5 सीटों की बात करें, ये जो विकास है, जन कल्याण है। और देखिए, जब कांग्रेस जाती है, अलग अलग बात जातियों को अलग अलग जातियों में बांटती है, मगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसमें स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज बोली कि साहब, हमारे लिए केवल 4 ही जाति है, गरीब, किसान, महिला और युवा। हम इन चारों पूरे समाज को हम इन 4 ही कैटेगरी में विभक्त करके देखते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि अब आइए और हम सबको एक होने का समय आ गया है, तो भी कांग्रेस ने इसके ऊपर हमेशा आपत्ति करी। पर देखिए, जनता तो जनार्दन है, उसको आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं पर बार बार नहीं बना सकते। तो कांग्रेस का जो झूठ था और जनता को जो इन्होंने बरगलाने का या झुटलाने का जो इन्होंने खेल खेला था, षड्यंत्र रचा था, उसमें अब ये खुद ही फंस गए। मैं तो अब ये पूछना चाहती हूँ, अब उस गमछे का क्या होगा, मुंह पर डाल के कितना घुमाएंगे, और अगर कम पड़ जाए नाचने के लिए तो कुछ भारतीय जनता पार्टी भी भिजवा दे। मगर खैर, इन सभी बातों से इतर जाते हुए मैं यही कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर आप पहले का रिजल्ट देखेंगे तो राजस्थान में मात्र 1 सीट थी। इन 10 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 1 से बढ़ के वो 5 हो गई। जहां तक बात 84 और दौसा की भी मैं करूं, तो दौसा में जो 31,000 की हार थी वो 2,000 पर आकर सिमटी, और 84 में 70,000 की जो है वो 15,000 पर आकर सिमटी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को भी ये सोचने की जरूरत है कि आखिर जो है वो जनादेश किसके पक्ष में है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले के रिजल्ट्स में जो हार थी उसको अगर इतना ज्यादा बांटा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधा है, विकास की धारा बही है। राइजिंग राजस्थान एंड शाइनिंग बीजेपी के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी जनसेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित थी, है और सदैव रही। ठीक है, चलिए अभी आरोपों की भी बात हम करेंगे। चलिए ठीक है राजेश जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश से आया खूब, और फिर इसका आप लोगों ने जगह जगह पर खूब विरोध किया। आपने मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन मोहब्बत की दुकान में ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आप लोग मोहब्बत जो परोसना चाह रहे हैं, वो मोहब्बत लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, गुलाब में कांटे दिख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस हमेशा मोहब्बत की बात करेगी, काम की बात करेगी, विकास की बात करेगी, ना कि मुद्दों की बात करेगी। बीजेपी ने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है, हमेशा ध्रुवीकरण का काम किया है, और उस ध्रुवीकरण में कई बार जनता फंस जाती है, परंतु बाद में नतीजा देखना आप आने वाले आगामी दिनों में क्या होगा। ये चाहे जल प्रबंधन हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे बिजली प्रबंधन हो, चाहे जल प्रबंधन हो, हर जगह सरकार फेल हो चुकी है। चाहे महिला अपराधीकरण हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे डकैती हो, किस तरह के रोज वीडियो आप देखने को मिल रहे हैं, चाहे उनियारा देवली का जो कांड हो, जो जनता ने भुगतना पड़ा। इनकी कमजोर सरकार, जो सरकार पर्ची खर्ची की जो सरकार है, उस सरकार की वजह से आम जनता को क्या क्या भुगतना पड़ा। देवली उनियारा में आपने देखा, रात के अंधेरे में जिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की पुलिस ने, उसको देखा आपने। ये राजस्थान के माथे पर कलंक है और सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये सब चीज जनता ने देखी, परंतु जनता भी क्या सोचती है, सरकार के साथ जाएंगे कुछ काम हो जाएंगे। ये बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। जनता ने जो समर्थन दिया है, उस समर्थन का कांग्रेस समर्थन मैं आपको कुछ एग्जांपल मैं जुड़ाता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ बातें आपकी मोहब्बत की दुकान, और इससे पहले ये जब से ये चला है ना, ठीक है, मैं 50% सांसद है हमारे, वहाँ विधायक भी हमारे थे और सांसद भी आज हमारे। कुछ बातें मैं आपकी इस मोहब्बत की दुकान से ही जोड़ा हुआ है, आपसे ही एग्जाम्पल लूंगा। जब आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला तो राहुल गांधी जी ने, लोग कांग्रेस से जाते रहे। फिर आपने भारत को न्याय दिलाने की बात कही तो भी लोग कांग्रेस छोड़ के जाते रहे। फिर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, वहां सरेंडर कर दिया, और समाजवादी पार्टी के आपने कह दिया कि नहीं साहब आप लड़ो, हमारे बस की नहीं है। तो क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा राज करने वाले, क्या नेतृत्व क्षमता की कमी आ गई है क्या पार्टी में, जिसकी वजह से चीजें स्ट्राइक नहीं कर पा रही, जनता को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जनता डिस्कनेक्ट हो चुकी है? देखिए, नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अच्छे लीडर्स हैं जो जनता की जन भावनाओं का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी के सामने इनके कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और वही राजस्थान विधानसभा में आप देखिए, 3-4 दिन पहले ही विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। हमारे आदरणीय उपनेता टीकाराम जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के सवालों का जवाब ना दे पाए और 3-4 दिन पहले इनको विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। इनके खुद
अध्यक्ष देवनानी जी ने ये बोलना पड़ा कि मंत्री जी चलिए। तैयारी करके आए और वो विधानसभा में जवाब दें, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर जवाब ये नहीं दे रहे, सरकार लेकिन सीटें धड़ाधड़ लेकर आ रहे हैं, ये तो बात मानना पड़ेगा। चलिए अपूर्वा जी, मेरा सवाल आपसे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सीटें आप खूब धड़ाधड़ लेकर आ रहे हैं। देखिए सीटें नहीं आना नहीं, ये आप अलग लोग तरह का कहते थे काम है। खटाखट सीटें अलग तरह सटासट, की बात है, इसी आप तरीके देखिए। की शब्दावली बहुत इस्तेमाल किया गया कि खटाखट उत्तर प्रदेश में बहुत था कि खटाखट आएंगे। चलिए ये सब बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है, चीजें थोड़ी पुरानी, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर लेता। अपूर्वा जी देखिए, आप पर आरोप भी लगे हैं और आरोप ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धन बल का इस्तेमाल करती है, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करती है। इन आरोपों का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ईवीएम पर भी मैं अभी आऊंगा कि ईवीएम का जो है इज्जत वो है, वो भी अभी बचा नहीं है, विपक्ष वाले खूब उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो पहले धन बल और सत्ता के जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करने का आरोप का पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। जैसा खुद का नजरिया होता है या जैसे किसी ने स्वयं ने चश्मा पहना हुआ होता है, उसको दुनिया उसी रंग की नजर आती है। कांग्रेस ने कभी भी, जब वो सत्ता में 70 साल तक वो सत्ता में रहे, उसके अंदर इन्होंने हमेशा जो है वो सत्ता का दुरुपयोग किया। इसलिए सत्ता का व संवैधानिक जो दर्जे की बॉडीज हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए या उनकी गरिमा क्या होती है, ये तो कांग्रेस को कभी आती ही नहीं। और क्योंकि ये दुरुपयोग किया करते थे तो इसको लगता है दूसरा भी ऐसे ही करता है। अरे जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ के रख दिया, जिसने संविधान को मतलब अपनी केवल सत्ता बचाने के लिए 19 राज्यों की विधानसभाओं को नष्ट करके खत्म करने के बाद में और इमरजेंसी लागू कर दी, ऐसी पार्टी क्या उम्मीद करती है? उनको तो यही लगता है जैसे वो है, वो उनको दूसरे को उसी नजरिए से देखना चाहते हैं। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि जहां तक ये कह रहे हैं कि साहब हमारा धन बल और ये और वो सारी क्लेम, देखिए कांग्रेस का ना बहुत पुरानी आदत रही है, ये दो ही थ्योरीज पे चलते हैं, उसको कहते हैं क्लेम एंड ब्लेम थ्योरी। तो अगर जीत जाते हैं कहीं गलती से तो वो तो क्या है, जैसे दौसा जीत गए तो वहां पर तो क्या है कि ईवीएम के ऊपर ठीकरा नहीं आएगा, वहां पे तो राहुल गांधी जी की मेहनत है, डोटासरा जी की नेतृत्व है, इन्होंने किया, उन्होंने किया, सबने किया। और जहां बाकी की 6 सीटों पे हार गए वहां ब्लेम गेम, पैसा यूज कर लिया, ईवीएम खराब हो गई। पता नहीं क्यों मुझे कांग्रेस के रवैये को देख के वो नर्सरी क्लास के जो बच्चे नहीं होते कि जीत गए तो मेरी अब्बी और हार गए तो कट्टी कट्टी वाली बात वैसी लगती। मतलब आपको कभी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर इनके पास में झारखंड आ रहा है तो वहां का ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र चला गया तो वहां पर आपने ईवीएम के साथ में मैन्युपुलेशन कर दी। तो मुझे लगता है कि एक समझदार व्यक्ति, और जब आप जनप्रतिनिधि के इतनी बड़ी एक पार्टी के आप दायित्ववान कार्यकर्ता होते हैं तो आपकी जबान में इतनी तो हड्डी होनी चाहिए कि अगर ईवीएम सही है तो वो झारखंड की भी सही है, हरियाणा की भी सही है, हिमाचल प्रदेश की भी सही है, तो कर्नाटक की भी सही है। ऐसा सिलेक्टिव मेजर नहीं अपनाना चाहिए कि नहीं साहब यहाँ की जो है वो ईवीएम खराब है और यहाँ की ईवीएम जो है वो सही है। तो ये ब्लेम एंड क्लेम थ्योरी से इनको बाहर निकलना चाहिए कि जीते तो साहब राहुल गांधी जीते और हारे तो ईवीएम का दोष, धनबल का दोष। तो इस चीज से बाहर आए और कांग्रेस को सच में विचार करने का विषय है। देखिए 7 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। सोचने का विषय है, सोचने का विषय है कि कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही थी या तीसरे नंबर पर आने के लिए लड़ रही थी। बहुत पहले से मैं 15 दिनों से डिबेट में कह रही हूँ कि 4 से 5 स्थान ऐसे रहेंगे जहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे खड़ी होगी और आज वही आलम है। तो कांग्रेस को अपने आप को कम से कम दूसरे नंबर पर लाने की तो व्यवस्था करनी चाहिए, तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम गेम करें। और अगर इन्होंने ब्लेम गेम की थ्योरी से बाहर नहीं निकले ना तो आज इस हाशिए पर है। आप महाराष्ट्र में देखिए विपक्ष है ही नहीं एक तरीके से। तो ये इसी स्थिति में चलिए एक बात मैं अटल जी को कोट करूंगा और राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है। एक बार 13 दिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिर गई थी, अटल जी उस समय सदन में खड़े हुए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि आज आप लोग, हमारा संख्या बल कम है, आप हम पर हंस रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप संख्या बल में इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अटल जी की वो बात क्या चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि अटल जी जो वो कहे थे वो अटल सत्य था और कांग्रेस जो है वो धीरे 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 देश से पूरी तरीके से सिमटती गई और एक जो दायरा था वो दायरा बहुत ज्यादा सिमट गया? आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर हैं वो जा रहे हैं, जो युवा नए आते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता? क्या एक व्यक्ति को बार बार लॉन्च करने के लिए बाकी चीज हम इग्नोर कर रहे हैं? क्या ये गंभीर सवाल है ये? देखिए सौरभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम होता है हर चीज का, कि झूठ कितने दिन चलती है, विकास कितने दिन चलता है। आज कांग्रेस की विकास जितने दिन आप चला पाएंगे उतने दिन चलेगा। जी देखिए, कांग्रेस की इतनी योजनाएं भारत के अंदर
आज कोई बोल रहा है तो वो कांग्रेस की वजह से बोल रहा है। आज कोई स्कूल में शिक्षा लिए वो कांग्रेस की वजह से शिक्षा लिए। आज इतने प्रतिष्ठान खड़े खड़े, आज ये जिन चीजों को बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस की है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सारी चीजों की निजीकरण कर रहे हैं। और जिस तरह से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, कुछ ही लोग इस देश को चला रहे हैं, वो सारी कांग्रेस की देन है। आज ये कोई भी ऐसी 5 चीज बता दीजिए जिससे हर आदमी को फायदा पहुंचा हो, हर आदमी को कुछ फायदा हुआ हो। सिर्फ झूठ का और बाजार चल रहा है, उसमें ये अभी हो सकता है कुछ दिन चले और मैं चले। ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए झूठ कुछ लोग झूठ बोल के 2-4 लोगों को बहकाया जा सकता है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाली ये देश है, क्या सभी बहक जाएंगे, सभी गड़बड़ हो जाएंगे जो एक ही ट्रैक पे चल पाएंगे? तो आप लोग क्या आप उस तरीके से नहीं आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर, आप कह रहे हैं झूठ बोलती है बीजेपी, झूठ की राजनीति करती है, लेकिन जो जीत तो जा रही है, जिसकी संख्या बल ज्यादा है वही तो जीत रहा है। बार बार बीजेपी जीत रही है, आप बार बार कहते रहिए झूठ बोल रहे हैं, डफली बजाते रहिए, लेकिन जनता वोट दे रही है, ईवीएम का बटन बार बार दबा रही है और आप वही प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चाहे 15 करोड़ का वादा हो, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, पकौड़ा तलने वाली योजना हो, ये कई तरह की ऐसी, चाहे थाली बजा करके कोरोना भगाना हो, लोग गलत तरीके से लॉकडाउन लगाना हो, गलत तरीके से जीएसटी लगानी हो, वो सारी जनता ने देखी है। आज व्यापारों की क्या स्थिति है, व्यापारों को खड्डे में पटक दिया, सारे व्यापारी परेशान है, कोई नौकरी पेशा सभी परेशान है। इस तरह की बातें हैं। आप देखिए सौरभ जी, जनता भूली है, जनता को समझने में टाइम लगता है, परंतु जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन वही हश्र होगा। कहाँ 400 पार की बात करने वाली बीजेपी आज कहाँ आ गई? दूसरों के बलबूते पर ही भारत में सरकार बनाई है इन्होंने। आज इनको पूर्ण बहुमत तक नहीं है केंद्र में। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी वादे करते थे लोगों से, आज कहाँ है वो वादे और बड़ी बड़ी बातें? कहाँ 400 पार की बात आई? आप बताइए। आप अभी अपूर्वा जी कह रही थी 240 तो लेकर आई है बीजेपी, उतने तो सभी लोग सिमट गए। आप बताइए, मशीन अलग अलग जगह अलग अलग मशीन होती है, क्या एक बटन से पूरे भारत की मशीनें चल रही है? ईवीएम मशीनें जहां गड़बड़ी मैं ये कह रहा हूं, देखो अपूर्वा जी मुस्कुरा दे रही है इस सवाल पर। मैं चलिए 99% मैं ये जान ले रहा हूँ, कोर्ट में केस गया हुआ है, मैंने काउंटर किया अपूर्वा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अपूर्वा जी इस पर मुस्कुरा रही थी। आप कह रहे थे 99 नंबर लेकर आए तो ऐसा लग रहा था आपने जग जीत लिया। 99 से ज्यादा अगर आता तो आप क्या कर लेते? बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी तो 240 लेकर आई है, तो भी आप मतलब बीजेपी करे हम करें तो रासलीला, बाहर वाले करे तो करेक्टर ढीला, ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। सौरभ जी 240 पासिंग मार्क्स नहीं है उनके, वो भी फेल है, वो भी पास नहीं है। अरे ठीक है, चलिए ठीक है, इनके नंबर कम हुए। जो लोग अपने आप को मेरिट की बात करते थे वो बैक आए। आप बोलिए, क्योंकि आज आपको बोलने के दिन आप मुस्कुरा रही, स्वाभाविक बात है कि आज क्या मैंने पहले शुरुआत में शो के बोल दिया, आज जो है वो बीजेपी डे है, तो आप मुस्कुराती रहिए और बताइए इनके आरोपों को जवाब दीजिए। अनम्यूट करके बोलिए अपूर्वा जी। जी 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 देखिए, न जाने क्यों मुझे आज सुबह से जब से मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विभिन्न डिबेट्स में सुन रही हूँ तो मुझे एक कहावत याद आ गई, डैश डैश खंबा नोचे। अजी मालिक, जनता ने हमें चुना है, बिल्ली खंबा नोचे बोल दीजिए, कोई आपत्तिजनक नहीं है ये। मैंने कहा डैश डैश खंबा नोचे, ऐसा मैंने कुछ सुना था। मैं किसी को खिसियानी बिल्ली नहीं कहना चाहती। ये बस जो कहावत यही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए, आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर दिया, हो सकता है यही हो। मगर इशू ये है कि जिस जी अपूर्वा जी, चलिए राजेश जी आप सुन रहे हैं क्या मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अपूर्वा जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है अपूर्वा जी, एक बार बोलिए क्योंकि आप की आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अपूर्वा जी हमारे साथ नहीं है। राजेश जी देखिए, अपूर्वा जी कह रहे थे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये मुहावरा है। तो वास्तव में क्या जिस तरीके से लगातार हार हो रही है कांग्रेस में, बौखलाहट है या ये समय आत्मचिंतन आत्ममंथन करने का जरूरत है? साहब क्यों हम हार रहे हैं, वजह क्या है, हम फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक बार हुआ तो हुआ, लगातार हो रहा है और हर बार हो रहा है, हर राज्य में स्थिति हो रहा है। कर्नाटक हिमाचल को अगर छोड़ दे, अभी देखिए ठीक है झारखंड में आपका प्रदर्शन अच्छा है, तो वो प्रदर्शन अन्य जगहों पर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सौरभ जी, ये अपूर्वा जी जो बोल रही थी, मैंने ये नहीं बोला, आप बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से बोल रहे हो, आप भी उनके साथ खड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये चीज भी देखती है। आप उनको और याद दिलाओ क्या बोल रहा है, उनको ऐसे बोलिए।
जनता सारी चीज देखती है सौरभ जी। और आप देखना, एक दिन कांग्रेस बैक करेगी। शेर जब शिकार करता है 2 कदम पीछे हटता है। ये सारी चीज लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है। हमने भी 70-75 साल शासन किया है इस भारत पर, और किसी के कोई दुख दर्द, हर दुख दर्द में हम शामिल हुए हैं। ये लोग सिर्फ भाषणों से ही दुख दर्द में शामिल हुए हैं। आज इनकी पार्टी में आज प्रजातंत्र बचा है, लोकतंत्र बचा है, तो वो कांग्रेस के अंदर ही है। आज बीजेपी का आप एक उदाहरण बता दीजिए जो किसी ने, बीजेपी के किसी सदस्य ने सच बोला हो और उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया गया हो। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, सबकी बात सुनी जाती है, सबका सम्मान किया जाता है, सबको माना जाता है। बीजेपी में बताइए आप एक भी उदाहरण इस तरह का। जनता सारी चीज देखती है। अब इसका जवाब आज अपूर्वा जी दे जितनी- सकती हैं। ठीक है अपूर्वा जी, देखिए कांग्रेस में सबका सम्मान किया जाता है, सबकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, और राजेश जी कह रहे हैं बीजेपी में ये कल्चर नहीं है, न बात सुनी जाती है न मानी जाती है, तो फिर क्या की जाती है? बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से बीजेपी पार्टी चलती है। अब ठीक है, आज भी मुख्यमंत्री जी अपना नाम नहीं ले रहे कि मैंने ये किया है। आज भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 सीटें जीती है। यहाँ और किसी के लिए कुछ बोलने की परमिशन नहीं है। आज बीजेपी के अंदर एक आदमी ये नहीं बोल सकता मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, कोई नहीं बोल सकता मैं मंत्री हूँ। आज बोलने की किसी को आजादी नहीं है। अपूर्वा जी सुन पा रही क्या? सौरभ जी, जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, और देखिए- मुझे लगता है कि शायद इनको घर के संस्कारों को समझने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता परिवार है, और परिवार के अंदर ना कोई एमएलए होता है, ना कोई एमपी होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है, और ना कोई मंत्री होता है। परिवार के अंदर कोई होता है तो एक आम सदस्य होता है, उसका दायित्व कुछ भी हो सकता है। और अगर एक परिवार के अंदर बैठकर आप ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मैं उप मुख्यमंत्री को नालायक, निकम्मा, नाकारा कुछ भी कह सकता हूँ, कितनी भी की गाली गलौज कर सकता हूँ, और वो व्यक्ति जो डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हो वो अपने पद और प्रतिष्ठा की इज्जत बचाते हुए इधर उधर घूमता फिरता हो। अरे किसने नहीं देखा वो तमाशा? आधे लोग मानेसर में थे, आधे लोग सिविल लाइंस में कैद थे, आधे लोग उदयपुर में लेक पैलेस में बंद होकर बैठे हुए थे। तो ये जो है ना, वो घर की बातें उछल उछल के बाहर जाना, और सत्ता का इतना लोलुप होना कि उसके अंदर आकर के आप गरिमापूर्ण पद पर बैठने वाले व्यक्ति भी एक दूसरी गरिमापूर्ण पद पे बैठने वाले व्यक्ति के लिए इस तरीके की बातें करते हो, ये संस्कार कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। यहाँ राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय है। राष्ट्र के लिए संगठन है, और संगठन के अंदर संगठन ही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ पे एक नेता की कोई नेता नहीं है, पार्टी ही सबसे, जिसको कहते हैं ना, शीर्ष पर है। इस तरीके से नहीं होता कि राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी सैटेलाइट मिसाइल बन गए जो मतलब लॉन्च ही नहीं हो पा रही है। एक बार लॉन्च किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मतलब 15 बार किसी को लॉन्च किया जाता है क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। आप क्यों नहीं अन्य लाइन के जो कार्यकर्ता हैं आप उनको जिम्मेदारी देते? आप इनके बड़े बड़े नेताओं की स्थिति देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस प्रदेश को जिताने जाते हैं या उस प्रदेश को हराने जाते हैं। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को वहां पर्यवेक्षक बनाया गया, वहां जिताने जाते हैं या हराने जाते हैं। ये कांग्रेस को सच में चिंता करने की बात है। चैनल पर आकर चिल्लाने से, जनता के बीच में जाकर इसका जवाब तो राजेश कटारा साहब भी दे सकते हैं। राजेश जी, अब देखिए अपूर्वा जी ने गंभीर आरोप लगाया है कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो जाते हैं, काफ़ी सुख सुविधा में रहते भी होंगे और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वहाँ बातें बन नहीं पाती हैं। क्या वो अपना मैसेज कन्वे करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, जिस दृढ़ता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए जनता के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में, वो समझाने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो कनेक्ट नहीं, डिसकनेक्ट हो जाती है? देखिए सौरभ जी, मुझे हंसी आती है अपूर्वा जी की बात पर। राहुल गांधी जी का नाम लेती है। वो राहुल गांधी जी जिनके सामने पूरी बीजेपी कांपती है, वो राहुल गांधी जी है। तो अभी नाम ही नहीं लिया राहुल। आप बताइए, गुजरात में उनकी सदस्यता रद्द करा दी, कहाँ केस था, कितने दिन तक उसको ब्रेकअप किया, कितने दिन बाद उसका फैसला सुनाया, 2 घंटे में उनकी सदस्यता छीन ली गई, और वापस जब कोर्ट ने फटकारा आप लोगों को, उसके बाद वापस सदस्यता मिली उनको। अपूर्वा जी आपको पता है, वो संसद में आप बोल नहीं सकते, उनके सवाल का कोई जवाब आपने नहीं दे पाए। आप संसद उनसे इतने डरते, इतने भयभीत थे। अपूर्वा जी बीच में मत बोलिए, आप त्रिपाठी जी इनको चुप कराइए। आप ये पूरी बात सुने, हम भी इनकी पूरी बात सुनते हैं। राहुल गांधी जी का क्या नाम लेंगे आप? अपूर्वा जी, आप अपना फ्रेम थोड़ा सही कर लीजिए, क्योंकि आप कैमरे को घुमा लीजिए, क्योंकि आप का जो है फ्रेम वो सही नहीं जा रहा है। अपूर्वा जी, फ्रेम को आप सही कर लीजिए, कैमरे को घुमा लीजिए आप।
अपूर्वा जी, 1 मिनट कटारा साहब, ठीक है, फ्रेम सही हो जाने तो फिर इसके बाद हम करते हैं ना, गर्मा गर्म बहस करेंगे। अपूर्वा जी, फ्रेम सही कर लीजिए, आप कैमरे को घुमा लीजिए। चलिए, जैसे आपके एक नेता ने भी अभी एक निकाली थी, हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया, कहा कि ये बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें भीड़ ही नहीं जुट पाई उस यात्रा के अंदर। आप जगह जगह हिंदुओं को, मुस्लिमों को इस तरह की बात बांटने की बात करते हो, ध्रुवीकरण की बात करते हो, वो जनता सारी देखती है। उसी दिन चलने वाली बात है ये, नहीं 2 दिन पुरानी 100 दिन वाली बात होने वाली है। आप देखना कुछ ही दिनों में, कोई टाइम का इंतजार है, कुछ दिन बाद आपको देखना जो पहले हुआ था वही आपका हुआ। आप उस दिन को याद करो जब आपके 1-2 सदस्य जीत के आते थे संसद के अंदर, फिर भी कांग्रेस उनके साथ देती थी, उनका मान सम्मान करती थी। आप जिस तरह से बड़े नेताओं को टारगेट करके बोलते हो, वो जनता सारी देखती है। जेल में बंद करती थी, आप अपनी चीज जेल में बंद करती थी, संविधान को इतर रखकर संविधान के साथ में खिलवाड़ करके आप उन लोगों को जेल में बंद करते थे। ये मान सम्मान था आपका? कटारा जी, ये बात आप उस समय जाइए, वो भी आपकी ही पार्टी थी, वो भी आपकी पाकिस्तानी थी अपूर्वा जी, आप लोगों की थी, वो संविधान की बात नहीं थी। आप लोग चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते थे, और आपने कितने राज्यों में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। आप देखिए, जनता आपको वोट नहीं देती। सौरभ त्रिपाठी जी, इनको याद दिलाइए कितने राज्यों में इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। राजस्थान में भी आपने सरकार गिराने की कोशिश करी, MP में आपने चुनी हुई सरकार गिराई। आप देखिए, आपको सरकार जनता को आप उठा के देखिए कितने राज्यों में आप सरकार गिरा चुके हैं, आप कितने राज्यों में आप सरकार गिरा चुके हैं। आप धनबल बाहुबल सरकारी मशीनरी के साथ सत्ता चलाना चाहते हैं। आपको जनता आपको वोट नहीं देती है, आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हो। आदेश होता है वो हमें शिरोधार्य होता है। आज जनता ने आप देखिए, इससे पहले MP में आपने सरकार गिराई, आपने MP में सरकार गिराई कि नहीं गिराई, आपने कर्नाटक में सरकार गिराई कि नहीं गिराई। आप दंगल का उपयोग करते हो, जनता सारी चीज जानती है। आप बोलने में निकलो भाषण, आपका भाषण ही शासन है। नहीं, अगर ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, अपनी बारी में बोलिए, ठीक है। चलिए, 1 मिनट अपूर्वा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुनिए ना अपूर्वा जी, सुनिए प्लीज। देशों के शीर्षस्थ जो है वो डिग्रीज मिली है, ऑनर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी को। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पॉन्सरशिप देके अगर राहुल गांधी जी जाके भाषण दिया है तो उसका यहाँ पे आप हवाला दे रहे हैं? देखिए, वो भारत देश के प्रधानमंत्री है, भारत देश को मिला ये कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री बने उनको भारत देश विशाल देश है, उसके साथ सबको मिलता है। कोई बहुत बड़ी जो भी प्रधानमंत्री बनते उसको भारत देश के नाम से सम्मान मिलता है, उनको नहीं मिला। और क्या भारत देश के नाम से सम्मान मिलता है उनको? काबिल व्यक्ति नहीं मिला? एक ही परिवार के अंदर आप सत्ता का गेम खेलते रहे। पर देखिए, भारत देश के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दे दी। आपका देश की आजादी में कोई लेना देना नहीं है। आपने देश की आजादी में आपके किसी परिवार की उंगली कटी हो तो बता दीजिए। उन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी का कोई योगदान बता दीजिए तो बीजेपी का कोई योगदान है देश की आजादी के अंदर? और आज भी देने को तैयार खड़े हैं। क्या कोई कुर्बानी दी हो तो बता दीजिए। आप एक भी आपका कहीं बलिदान दिवस मनाया जाता हो बीजेपी में तो आप बता दीजिए। आप नाथूराम गोडसे के समर्थक हो आप। चलो ठीक है, मैं मान लिया बता रहे ना कितनी कुर्बानी दी। इंदिरा जी ने देश के लिए खून बहा दिया, राजीव गांधी जी ने दे दिया, महात्मा गांधी जी ने दे दिया, कितने लोगों ने देश के लिए खून बहा दिया। शहीदों का नाम आप लोग सिर्फ बाहर जमी हुई सत्ता पे शासन करना चाहते हो। नहीं, मुझे बताइए वहां पे क्यों इंडिया गेट के ऊपर इतने शहीदों का नाम लिखा हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था अंग्रेजों का साथ देने के लिए, वो निर्णय भी आपका था। वरना आज इंडिया गेट पे वो जो नाम गुदे हुए हैं ना, वो केवल नाम नहीं है, वो सीने पे खाई हुई गोलियां हैं, और वो हमारे भारतीयों की गोलियां हैं जो उन्होंने बिल्कुल भारतीयों की गोलियां हैं, बिल्कुल भारतीय गोलियां हैं। परंतु आप लोगों के जो सत्ता में बैठे हैं उनमें से किसी की एक का नाम बता दीजिए। आप किसी से गोली खाई आप बताइए। जो सत्ता का आनंद ले रहे हो, वो सत्ता का आनंद लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप कि किसके साथ भी गोलियां खाई, कौन देश की आजादी में कितनी बार जेल गया है, बताइए आप कौन जेल गया है देश की आजादी के लिए? चले ठीक है, आजादी की बात नहीं है, आज हम उपचुनाव की बात करते हैं। सबको पता है किसका योगदान है, किसका योगदान नहीं है। 1 मिनट अपूर्वा जी, आप ये गाना गा के भाषण गा करके ही देश को बदलना चाहते हो, देश को समझाना चाहते हो। ये गाने का देश नहीं है, ये देश वीर जवानों का है।
ये देश वीर जवानों का है। आप 750 किसान आपके शासन काल में शहीद हो गए, उन पर एक शब्द नहीं बोलोगे आप। आपकी जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी रही, विधानसभा से लोकसभा से 3 किलोमीटर की दूरी पर, आप उनके सामने बात नहीं करेंगे। आप बताइए, आप गए कोई अच्छा एक बात बताइए, डिबेट में मिलने कोई गया क्या, जिस तरह से एक बात राजेश जी, ठीक है, मैं जंतर मंतर की पीड़ा बहुत ज्यादा है, मणिपुर को भी याद करिए आप। मणिपुर में आप देखिए कारगिल युद्ध की पत्नी के साथ क्या हुआ, और 6 महीने तक आपने उनको घटनाएं दबाए रखी। आज आपसे एक मणिपुर नहीं समझ रहा। आज आप देखिए राजस्थान में पत्थरबाजी तक हो रही है, आज आपसे वो नहीं समझ रही। राजेश जी, आपके राहुल गांधी जी की फैक्ट्री से ही जलेबी मंगाई है, भगवा खा तो लीजिए कम से कम, इतना मत नाराज होइए, जनता ने जनादेश दिया है। देखिए जलेबी मंगाइए, उनके साथ पकौड़े भी मंगाइए, जलेबी और पकौड़ी भी खानी पड़ेगी आपको। कितना नाराज हो रही है, जलेबी पकौड़ी पानी सब मंगा लीजिए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। नहीं अपूर्वा जी देखिए, जलेबी और फिर पकौड़ी और पानी भी मंगा के नाश्ता हो जा रहा है पूरा एकदम, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, सब खा के बैठे होंगे, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अपूर्वा जी, मैं देखिए अब आपने जलेबी कहा थी, पकौड़ी भी मंगा रहे, पकौड़ी की जरूरत नहीं है ना, जलेबी की जरूरत है ना, पकौड़ी आप भी समझ रही ना, पकौड़ी तलने की बात है। देखिए कांग्रेस के पास तो मैं अभी जलेबी पकौड़ी और पानी पे नहीं बात करना चाहता मैं आज। चलिए आज के परिप्रेक्ष्य में अब एक एक करके अब आप बोलिएगा, लगातार आप बोल रहे थे। अपूर्वा जी चलिए, आप पर जो कई सारे आरोप लगाए हैं कटारा जी ने, आप उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। राजेश जी आप बीच में मत बोलिएगा, अपूर्वा जी को बोलने दीजिएगा प्लीज, बोलिए। ये अपूर्वा जी बोलती है बीच में, इन्हीं की आदत है, इन्हीं के प्रवक्ताओं की आदत है, बीच में बोलते हैं। हम शांति से सुनने, चाहे राहुल गांधी जी के बारे में बोले, चाहे किसी के बारे में, हम तो सुनते हैं, परंतु ये इनको क्या है, इनको जवाब तो देना नहीं है और बीच में घुसते हैं। हम बड़ी शांति से सुनते हैं, आप अपनी बात बड़ी शांति से कहिए, हमें अच्छा लगता है। हो सकता है आप हमारी निंदा के हृदय रखिए, हम तो निंदा के लोगों को हृदय में रखते हैं। आप कोई सुझाव हम तो मानते हैं, परंतु आपकी जब निंदा होती है तब पीछे बोल के। चलिए आपकी अच्छी बात है, कबीरदास जी को मानते, कबीरदास जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, परंतु आप भी पीछे मत बोलना। ठीक है, चलिए नहीं ठीक है, मैं बोलूंगा, नहीं बोलेंगी। चलिए अपूर्वा जी, कई आरोप लगे, उन्हें आरोपों का आप जवाब दीजिए। पता नहीं इन्होंने इतने जल्दबाजी में सारे आरोप लगा दिए कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब बीच में कोई बोलता है तो दोनों ही पक्षों से कोई चीज समझ में नहीं आती। पर देखिए आज आरोप प्रत्यारोपों से इतर दिन है। हाँ। आज का दिन है क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया, बिल्कुल एक तरफा मैंडेट दिया है। और अब ये सोचने का विषय है कि हम जिन सपनों और जिन आकांक्षाओं के ऊपर जो 10 महीनों में पूरे हुए हैं, जनता ने हमारा साथ दिया है और हमें वापस से पुनः सेवा के लिए चुना है, हमें उनकी और किस प्रकार से सेवा करनी है, आज उसका दिन है। आज बहुत ही जो है वो कृतज्ञ होने का दिन है, आज उनका आभार जताने का दिन है। जनता जनार्दन का पुनः बहुत सारा आभार कि उन्होंने हमें पुनः ये मौका दिया। और वो ही है ना, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज भजन, माय नेम इज भजन। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, डबल इंजन की सरकार है, और जनता से ये वादा है कि जो विश्वास उन्होंने हम पे जताया है, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और उनकी आंखों में जो ज्योति और रोशनी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो सपने वो देखते हैं, उन सभी सपनों को पूरा करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी का है। आपसे आप देखिए, अपूर्वा जी ने बताया, अपनी बातें उन्होंने रखी, अब आपने कई आरोप लगाए, लेकिन आरोप सिर्फ लगाना और उन आरोपों को जनता को विश्वास दिला देना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नीति रीति में बड़ी खोट है, लेकिन जनता क्यों इस पर विश्वास नहीं कर पा रही, जनता आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? ये कंसर्न ये है कि आप खूब टीवी पे बैठकर खूब आप आरोप लगा लीजिए, अपूर्वा उसका बचाव कर लेंगी, मैं भी उसमें बीच बचाव कर लूंगा, लेकिन हमारा देश जो है वो, हमारे देश में इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, जनता से चुनकर ही लोग आते हैं, यही एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। फिर जनता इन बातों को क्यों नहीं समझती है? जनता जाके भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा कर आ रही है, उसको कमल का फूल जो है बड़ा पसंद आने लगा है, और हाथ का जो है वो हाथ छोड़कर कमल का बटन पर जाके देख रही है, दबा रही है बटन। क्यों? इन सब बातों को भी कभी आप लोग बातचीत मंथन चिंतन करते हैं कि नहीं, किसी पर एक नैरेटिव सेट हो जाएगा और उसी पे लगातार सभी प्रवक्ता बोलेंगे, सभी नेता बोलेंगे, जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, मिजाज है, कोई लेना देना नहीं है, जो सोचती है कि सोचे हमसे क्या, हमने तो एक टारगेट सेट कर लिया, यही बोलना है। देखिए सौरभ जी, ऐसा नहीं है। आज राजस्थान में 70 सीट कांग्रेस जीती है, जनता ने वोट दिया है तभी जीती है। राजस्थान में
11 सांसद जीते हैं, जनता ने वोट दिया तभी जीते हैं। आज झारखंड में जो सरकार बना रहे हैं, जनता ने वोट दिया है तभी हम सरकार बना रहे हैं। आप देखिए कितने जगह, हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह हमको इस सफाया हुआ है, कांग्रेस खत्म है हुई। हरियाणा में भी आप देखिए किसी सीट पर अपन 15 से हारे हैं, किसी 500 से हारे हैं, किसी पे क्या हुआ है, इतनी सीट अपने को हरियाणा में भी मिली है। ऐसा नहीं है जनता वोट नहीं दे रही है, जीत हार होती है, एक वोट से भी हो सकती है, परंतु ये नहीं कह सकते आप तो जनता वोट नहीं दे रही है। एक दौर होता है चीज का। अब कई बार सत्य को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सत्य आएगा। झूठ कई बार जल्दी से सुनाई दे जाता है, देख जाता है, सत्य को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे सत्य आएगा आप देखना ऐसी कार्रवाई होगी और जनता उसको देखेगी और जनता अपने आप पर पछताएगी कि हमने क्यों ना इतने दिन पहले इन पर भरोसा व्यक्त किया। चलिए अपूर्वा जी का जवाब इस बात कर दीजिए कि बार बार ये कह रहे हैं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी उस दिन तगड़ी कार्रवाई होगी, यानी किस पे कार्रवाई होगी? बीजेपी कार्रवाई होगी, बीजेपी कार्यकर्ता कार्रवाई होगा। अब ये तो यही बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि नहीं, जो बातें हैं, जिन सरकारी मशीनरियों का गलत उपयोग किया जा रहा है, कुछ लोग जो है अधिकारियों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं, अधिकारियों को लिस्ट बना रहे हैं कि फला अधिकारी जो है वो गड़बड़ कर रहा है, हमारी सरकार आएगी तो इनको ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, जो जनता की सेवा कर रहे हैं उनको आप क्या ठीक करेंगे? आप अगर जनता की सेवा कर रहा है, चाहे अधिकारी हैं चाहे नहीं, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है और कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार आएगी तो उनको ठीक कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस की इसके पीछे क्या विचार है और क्या मंशा है ये पूरी जनता समझ। व्यक्ति सेवा कर रहा है और आप कह रहे हो साहब हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे तुमको, इसका मतलब क्या है? आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? क्या 200 विधानसभाओं में 200 मुख्यमंत्री घुमा करते थे, जहां एक पॉलिसी को केवल भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाए इसके लिए ही उसको डिजाइन किया जाता था? क्या आप दोबारा से वही उगला? या उससे भी इतर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि और कहावत है आज, क्योंकि मन और जिसको कहते हैं ना कि बहुत प्रसन्न है तो कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधिका नाचेगी। तो जनता की आकांक्षाएं और जो उनकी अभिलाषाएं हैं उनको हम जिस प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं, अब भूल गए 70 लाख युवाओं के साथ खेल, 17 पेपर लीक। मतलब वो बच्चा, आप इमेजिन करिए, केवल 1 साल पीछे नहीं होता था, वो बच्चा समाज में पीछा होता था, वो एक डिप्रेशन से जूझता था, उसको समाज में एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला को फिर भी कम, पर मैं कहती हूँ पुरुष अगर वो 1 साल बेरोजगार रहता है तो उसको समाज में कितने प्रकार की कुंठाओं से गुजरना पड़ता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत से प्रदेशों में भी पेपर लीक होते हैं, मगर पेपर लीक का तार सीधा जाके सरकार से जुड़े ये कहीं नहीं, मगर कांग्रेस के राज में हुआ। तो मैं वही कहूंगी, ना नौमन तेल होगा ना राधिका नाचेगी। जनता की सेवा के लिए जनता ने हमें चुना है, हम कर रहे हैं। 10 महीनों का ये मैंडेट है जो आज आपके सामने आ गया है, और इसी प्रकार से निरंतर आने वाले वर्षों में भी हम जनता की जो सेवा है वो करते रहेंगे। प्रगति, गति और जन कल्याण के लिए हम समर्पित थे और रहेंगे। और क्या है ना कि सेवा करने वालों को हम ठिकाने लगा देंगे। कांग्रेस को अपनी इस मंशा से ऊपर उठना चाहिए, इस भावना से ऊपर उठना चाहिए कि विकास, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो प्रदेश, और अगर कांग्रेस इस प्रदेश को अपना समझती है, यहाँ के नागरिकों को अपना समझती है, तो उनका विकास चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो चाहे कोई अधिकारी कर रहा हो, उनकी पार्टी कर रही हो या कोई भी अधिकारी कर रहा हो, इनको खुश होना चाहिए कि प्रदेश खुशहाल हो रही है, प्रदेश की जनता की सेवा हो रही है। मगर इनको प्रदेश की सपने पूरे होने से भी एतराज, अभी से टारगेट करना शुरू कर दिया कि हम आएंगे तो इसको देख लेंगे, उसको देख। इतनी विकृत मानसिकता है, इस मानसिकता से कांग्रेस को बाहर। बिल्कुल, चलिए राजेश जी अब इसका जवाब दीजिए। देखिए इसमें बीच में अपूर्वा जी ने एक मुहावरा भी बोल दिया, ना नौमन तेल होंगी ना राधा नाचेंगी। तो ये जो आपने ख्याल बना रखा है और उस ख्याल का क्या होगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो कम बैक आप करेंगे नहीं, और तब तक आप आत्ममंथन चिंतन ही कर लीजिए भैया क्या करना है आगे, क्या जहाँ पर चुनाव होने हैं वहाँ की तैयारी करते रहिए। अभी तो 11 महीने ही हुए हैं, लंबा समय तक अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 4 साल हैं। देखिए, कांग्रेस आत्मचिंतन करती है और चीजों को समझती है। कांग्रेस से जहां कहीं गलती होती है उसको मानती है। पेपर लीक की भी अपूर्वा जी बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश में किसका शासन था? इससे पहले राजस्थान में किसका शासन था? गुजरात में किसका शासन था? ये कोई भी कानून तक नहीं लाए, कोई पेपरों की जांच नहीं की। अशोक गहलोत जी पूरे भारत के अंदर जो इस तरह का कानून लाए, पेपर लीक पर 10 साल की सजा, उन पर जुर्माना, पूरी प्रॉपर्टी सीज होगी। ये तो कोई कानून नहीं लाए। इनके शासन में तो कोई ESI लेवल का कोई अधिकारी जांच करता था?
कांग्रेस अति संवेदनशील तरीके से जनता की बात को समझती है, जनता के भाव को समझती है। आप देखिए कांग्रेस की कितनी स्वर्णिम योजना थी। आप चिरंजीवी योजना को देखिए, 25 लाख रुपए पे लाए, 25 लाख पर हम 850 रुपए प्रीमियम लेते थे, ये 5 लाख रुपए पे ही 850 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं। तो ये जनता के साथ धोखा है नहीं है तो और क्या है आप बताइए। इस बार राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ी, गर्मी के बाद मुझे पानी की व्यवस्था तक नहीं करा पाए, बिजली प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया, आपदा राहत प्रबंधन, आपदा जितनी बाढ़ ग्रस्त हुई, बरसात हुई, उसमें आप देखिए इनके आपदा राहत मंत्री ही गायब थे। किससे जनता जाकर के आज कितनी महिलाओं के साथ हो रही है, आज कितने दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, जनता सारी चीज देख रही है। परंतु जनता भी एक मौके का इंतजार कर रही है। जब जनता को मौका मिलेगा तो आप देखना जरूर इनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, जनता को जब मौका मिलेगा जरूर आपको जवाब मिलेगा। चलिए अपूर्वा जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। चलिए, आप अपनी तैयारियों के बारे में बताइए कि कैसे आप लोग तैयारी करते हैं। जो जनता आपको विश्वास करती है, आपके साथ जाती, हो सकता है कुछ कांग्रेस वाले साथी भी सीख लें, कैसे आप लोग होमवर्क करते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, कैसे जाते हैं जनता के बीच में? देखिए, तैयारी की आवश्यकता उन लोगों को नहीं होती सदैव जनता के बीच में। हम हमेशा कहते हैं, उनकी सुनते हैं, चाहे हम पक्ष में हो चाहे हम विपक्ष में हो, हम जनता के साथ हमें उनके ये क्या क्या हो गया। खूबसूरत पार्टी नहीं होके क्या संगठन ने जो निर्णय ले लिया, संगठन ने जिस प्रकार से दिशा निर्देश, सभी कार्यकर्ता उसका भाव ही नहीं है। का भाव बहुत अहंकार है। चलिए अपूर्वा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के मेरे पास आ रही है, मैं आपके पास आता हूँ। राजीव जी, मेरा सवाल ये आपसे कि तैयारियां जब आप करते हैं या चुनाव की कैंपेनिंग आप करते हैं, किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्या अब तो देखिए आज ये सब विषय नहीं है बातचीत करने का, आज तो जीत हार पर ही बात, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं, दर्शक भी हमारे समझें कि आप लोग वो किस तरीके से तैयारियां करते हैं और तैयारियों कमी कहाँ रह जाती है, तब कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? आत्ममंथन, चिंतन ये जो किया जाता है, किसी अब हो सकता है कि आप लोग के आला कमान लोग बैठे जाने फिर से कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है जो बार बार जनता जो हमको नकार दे रही है। इन सब बातों का भी पार्टी में, दफ्तर में कभी बातचीत होता है कि या हार गए तो दफ्तर में कुर्सियां खाली हो गई, दोबारा कोई बैठने भी नहीं आता वहां? सौरभ जी देखिए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा साल भर पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, साल भर, अभी इनको साल भर ही हुआ है। इस बार ही तो बनी, आप ऐसे करो बार बार कैसे नकार देती है, बार बार कहाँ नकार दिया जनता ने, आप बताइए। सारी चीजों विचार होता है, सारे समाज को हम सम्मिलित करते हैं, हर कार्यकर्ता की सुनते हैं। बाकायदा हमारी भी कमेटियां हैं, कमेटियां जाती हैं, बाकायदा सर्वे होते हैं, उसमें हम उनको टिकट देते हैं। हम लोकल आदमी को टिकट देते हैं, इनके जैसे नहीं, इन्होंने सांसदों को चुनाव लड़ाया, लोकल जो यहाँ से तैयारी करी उनको टिकट ही नहीं दिया इन्होंने। इस कितनी बगावत हुई आप देखिए। हमारे यहाँ जीत हार के लिए नहीं, बल्कि ये कि भाई जिस कार्यकर्ता ने काम किया, जो समाज से जुड़ा हुआ, हम उसका ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ हमेशा ही चुनावी मोड़ पर रहती है बीजेपी, चुनावी मोड़ से ही टिकट वितरण करती है। इनको रद्द करनी पड़ी। नहीं, बीजेपी का चुनावी मोड में रहती है, वो अपना तैयारी करती, गड़बड़ है क्या कि तैयारी न करे? सीजनल नेता की तरह करिए ना, पर चुनावी मोड के अलावा थोड़ा सा और जनता का भी ध्यान रखिए। 6 महीना पहले इन्होंने सांसदों को टिकट दे दिए, सांसद 6 महीना पहले वहां से हटा दिए गए, आप बताइए। तो ऐसा कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस समाज के आदमी को, जो जनता के बीच में रहा है, उसी को टिकट देती है। सर्वे के अनुसार अच्छी बात आपने बता दी। अलग तरह की चीज है, ठीक है। बाकी सारे पैमाने हमारे यहाँ भी चलते हैं, सारी बातें होती हैं, हमारे यहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व है, उस केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से ध्यान होता है। चलिए अपूर्वा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक्टिव मोड में, चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहती है। कांग्रेस चुनावी मोड में नहीं रहती, उसका खामियाजा वो भुगतती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में इसलिए रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। तो चुनाव के थ्रू ही हम जनता की सेवा कर सकते हैं, जन कल्याण में आ सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई तो होनी नहीं चाहिए अगर वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है तो। हम ऑन टोज रहती है तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता वाला भाव है ही नहीं। यहाँ प्रधान
हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे एक कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता की हैसियत से 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माइलस्टोन है, फाइनल नहीं है। फाइनल स्टोन तो जनता की सेवा है, चाहे हम पक्ष में हो, चाहे हम विपक्ष में हो, चाहे हम इस तरफ हो या उस तरफ हो, जनता की सेवा, जन कल्याण करना हमारी रग है। जब हम विपक्ष में भी थे, आप कोविड का वो दौर याद करिए, जब से सेवा ही संकल्प हमारा चला था, एक संकल्प जिसके हमेशा जनता के बीच में गए, हमने उनकी सेवा करी और इतनी सेवा करी कि कांग्रेस का संगठन वहां कहीं नजर नहीं आया जनता की सेवा करने के लिए कोविड के। जिसके हमारे उस टाइम के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वो भी 3 बार कोरोना की चपेट में आए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनसेवा ही करती आई, करती रही है और करती रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करने के लिए। तो आज हमने बात की, आज का दिन जो है वो बीजेपी डे, इसलिए हमने शुरुआत में ही प्रोग्राम की कह दिया, क्योंकि राजस्थान में 7 में से 5 सीट बीजेपी ले गई, उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीट बीजेपी ले गई, मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, इसके बाद महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया। यानी बीजेपी खेमे में आज जश्न का माहौल है। कांग्रेस खेमे के लोग, अगर झारखंड में कुछ देखा जाए, अच्छा प्रदर्शन किया है, बाकी जगह जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है वहां चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।